स्वागत है आपका मेरे चैनल बायोलॉजिकल साइंस में। आज की वीडियो का टॉपिक है प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस। अब प्रकाश संश्लेषण जो है एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है साइंस या बायोलॉजी का, और 11th NCERT में इसमें डिटेल में एक पार्ट दिया हुआ है जिसका नाम है उच्च पादपों में प्रकाश संश्लेषण। अब इस पार्ट में कई हेडिंग्स और सब हेडिंग्स में पार्ट समझाया हुआ है, और नॉर्मल बच्चे को ये पार्ट थोड़ा सा कठिन लगता है तथा पूरा पाठ याद करने में करीब आपको 2 से 3 दिन तक लग जाते हैं, और याद करने के बावजूद भी कई बार इसके महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट्स जो हैं आप परीक्षा में भूल जाते हैं। अब इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। इस पूरे वीडियो में ये प्रकाश संश्लेषण का जो पार्ट है उसकी समरी जो है एक पेज में आपके लिए प्रस्तुत की है, और इसी को जो है समझाया गया है, और इसके इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो परीक्षा की नज़र से आपको क्लियर किए गए हैं। और ये वीडियो ना केवल आपके स्कूल के एग्ज़ाम के लिए बल्कि आपके नेट या अन्य एग्ज़ाम्स के लिए भी बहुत ही यूज़फुल रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा क्या है। तो हरे पादप सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडल से प्राप्त CO2 एवं मृदा द्वारा अवशोषित जल को कार्बोहाइड्रेट रूपी रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करना प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। तो इसकी परिभाषा है, और ये इसका समीकरण है 6 CO2 + 12 H2O एरो C6H12O6 + 6 H2O + 6 O2। अब ये जो समीकरण है इसके ऊपर लिखा है प्रकाश और क्लोरोफिल, मतलब प्रकाश और क्लोरोफिल इसके लिए मस्ट है। अब इस समीकरण को आप और अच्छे समझ सकते हैं यहाँ पर। अब इसमें देखिए एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि इसमें गैसों का आदान प्रदान हो रहा है, यानी CO2 जो है वो पौधा ले रहा है और ऑक्सीजन जो है वो छोड़ रहा है। अब ये जो गैसों का आदान प्रदान है इसको सबसे पहले जोसेफ प्रिस्टले नामक वैज्ञानिक ने 1770 में अपने प्रयोग द्वारा सिद्ध किया था कि CO2 जो है वो एब्जॉर्ब होती है, ऑक्सीजन जो इस क्रिया मुक्त होती है। आपको ध्यान होगा एक बेल जार का प्रयोग है जिसमें मोमबत्ती और चूहे को लेकर प्रयोग किया गया है, और उसमें हम स्पष्ट जो है वो सिद्ध कर सकते हैं कि ऑक्सीजन गैस इसमें मुक्त होती है। दूसरी चीज़ जो इस समीकरण में इम्पोर्टेंट है वो है ऑक्सीजन गैस जो मुक्त हो रही है। अब ये ऑक्सीजन जो है वो कहाँ से आ रही है, CO2 वाली ऑक्सीजन है या जल वाली ऑक्सीजन है। तो ये ऑक्सीजन जो है ये जल के अपघटन से मुक्त होती है। जल का प्रकाशिक अपघटन होता है जिससे ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है, और इसको सिद्ध किया था रूबेन तथा कैमन नामक वैज्ञानिक ने 1941 में। उन्होंने रेडियो एक्टिव ट्रेसर की सहायता से सिद्ध किया था कि ये जो ऑक्सीजन गैस जो मुक्त हो रही है वो जल से आ रही है, और ग्लूकोज के अंदर जो ऑक्सीजन गैस है वो CO2 से आ रही है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अब आगे देखते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि। तो संपूर्ण प्रकाश संश्लेषण के 2 पार्ट हैं, 2 भागों में इसको बांटा जा सकता है। पहला है प्रकाश अभिक्रिया और दूसरा है अप्रकाशिक अभिक्रिया। अब पूरी जो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है ये क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक में संपन्न होती है। प्रकाश अभिक्रिया जो है ये हरित लवक के ग्रैना भाग में होती है, और अप्रकाशिक अभिक्रिया जो है वो हरित लवक के स्ट्रोमा भाग में होती है। अब सबसे पहले समझते हैं प्रकाश अभिक्रिया। अब जो प्रकाश अभिक्रिया है इसमें 2 LHC का मतलब है लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, ये 2 होते हैं, PS फर्स्ट तथा PS सेकंड, जिसे कहते हैं फोटोसिस्टम फर्स्ट तथा फोटोसिस्टम सेकंड। ये प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करते हैं। फोटोसिस्टम जो फर्स्ट है इसका रिएक्शन सेंटर या अभिक्रिया केंद्र P700 होता है। ये 700 और 680 का मतलब है यहाँ पर तरंग दैर्ध्य से। तो PS फर्स्ट का अभिक्रिया केंद्र जो है वो P700 होता है, और PS सेकंड का अभिक्रिया केंद्र 680 होता है, और ये जो है प्रकाश को अवशोषित करते हैं, और इसे प्रकाश फास्फोरिलीकरण की क्रिया संपन्न होती है। और इसके 2 पथ हैं, चक्रीय और अचक्रीय पथ। प्रत्येक जो फोटो सिस्टम है ये वर्णकों का बना होता है। इसमें जो है प्रत्येक फोटो सिस्टम में 200 से लेकर 400 तक वर्णक के समूह होते हैं, और PS फर्स्ट जो है वो उच्च तरंग दैर्ध्यों को भी अवशोषित कर सकता है, लेकिन जो PS सेकंड है वो ज़्यादातर निम्न तरंग दैर्ध्यों को ही अवशोषित करता है। अब देखते हैं चक्रीय और अचक्रीय पथ। ये वाला जो टॉपिक है इम्पोर्टेंट है कि चक्रीय अचक्रीय पथ क्या है। तो ये है आपका रेखाचित्र चक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण का। तो चक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण में केवल
फोटोसिस्टम फर्स्ट कार्य करता है या फोटोसिस्टम फर्स्ट ही इसमें भाग लेता है। अब फोटोसिस्टम फर्स्ट द्वारा जो है वो प्रकाश का अवशोषण, तो PS 700 से जो है प्रकाश इस पर पड़ता है और ये उत्तेजित होता है जिससे इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है। अब ये इलेक्ट्रॉन जो है फेराडॉक्सिन जो इलेक्ट्रॉन ग्राही है वो इसको ग्रहण करता है। तो ये जो 4-5 नाम है ये आपको याद रखने हैं। मतलब PS 700 से फेराडॉक्सिन से साइटोक्रोम 20-6 से साइटोक्रोम F, और फिर उसके बाद PC प्लास्टोसाइनिन, और प्लास्टोसाइनिन के बाद ये इलेक्ट्रॉन वापस जो है वो P700 पर PS फर्स्ट जो 700 है वहाँ पर पहुँच जाते हैं। इसलिए यहाँ पर एक साइकिल बन गई, एक चक्र बन गया, इसलिए इसको हम चक्रीय पथ कहते हैं। दूसरा है अचक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण। इसमें दोनों PS1 तथा PS सेकंड जो है भाग लेते हैं। अब इसमें PS सेकंड जो है प्रकाश का अवशोषण करता है जिससे इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं 2, और ये इलेक्ट्रॉन प्लास्टोक्विनोन के पास जाते हैं। प्लास्टोक्विनोन से साइटोक्रोम B6, फिर साइटोक्रोम F, प्लास्टोसाइनिन, उसके बाद PS1 के बाद फेराडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस, उसके बाद फेराडॉक्सिन, और वहाँ से ये जो है इलेक्ट्रॉन NADP के पास पहुँच जाते हैं जिससे NADPH2 बनता है। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है लौट कर वापस नहीं आते। अब PS सेकंड को जो इलेक्ट्रॉन की जो पूर्ति है वो जल के अपघटन से होती है, यानी यहाँ पर जल का प्रकाशिक अपघटन हो रहा है और H2 जो है वो टूटकर और इससे बनता है ऑक्सीजन गैस और हाइड्रोजन के जो आयन है वो मुक्त होते हैं। अब ये हाइड्रोजन के आयन 2H+ जो है ये NADP के साथ मिलकर और NADPH2 बनाने में मदद करते हैं, और जल के विघटन से जो इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं ये जो हैं इसमें PS सेकंड में आ जाते हैं। तो ये है अचक्रीय पथ। अब इसकी आकृति जो Z प्रकार की है इसलिए इसको Z स्कीम भी कहते हैं। अब एक बार फिर से देख लेते हैं दोनों विधियों में या दोनों जो चक्र हैं इनमें क्या अंतर है, और ये प्रश्न जो है कई बार परीक्षा में आ जाता है या इसके ऊपर एबीसीडी टाइप के प्रश्न भी बन जाते हैं। तो पहला पॉइंट है कि चक्रीय जो है इसमें केवल PS फर्स्ट या PS1 भाग लेता है, इसमें दोनों फोटोसिस्टम 1 और फोटोसिस्टम सेकंड भाग लेते हैं। दूसरा पॉइंट, इसमें क्लोरोफिल अणु से निकला इलेक्ट्रॉन पुनः क्लोरोफिल में आ जाता है, और इसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राही NADP होता है, इलेक्ट्रॉन जो है क्लोरोफिल में नहीं पहुंचते। तीसरा पॉइंट, इसमें NADPH2 नहीं बनता और इसमें NADPH2 बनते हैं। चौथा पॉइंट, इसमें ऑक्सीजन उत्सर्जन नहीं होती और इसमें ऑक्सीजन का उत्सर्जन होता है। इसमें केवल ATP का निर्माण होता है और इसमें ATP तथा NADPH2 दोनों बनते हैं। और ये चक्र जो जीवाणु में अधिकतर होता है और यह जो है सभी हरे पादपों में होता है, और ये कम रोशनी तथा कम CO2 की उपलब्धता में होता है, और यह पर्याप्त CO2 तथा प्रकाश की उपस्थिति में होता है। तो इस तरह से ये अंतर है। तो चक्रीय अचक्रीय पथ जो है इम्पॉर्टेंट है। अब प्रकाश अभिक्रिया की जो हम समरी जो हम देख रहे थे उसे पहला पॉइंट हो गया चक्रीय अचक्रीय पथ। दूसरा हम लिख सकते हैं कि इसमें ATP तथा NADPH2 बनते हैं, और तीसरा इसमें ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है फोटोलाइसिस से। फोटोलाइसिस मतलब जल का प्रकाशिक अपघटन। तो ये समीकरण हम लिख सकते हैं, जल का प्रकाशिक अपघटन, और इसमें क्लोरीन और मैंगनीज जो है ये उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। अब क्लोरोप्लास्ट में ATP संश्लेषण को पीटर मिस्चेल ने रसोपरासनी परिकल्पना या कीमो-ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस के माध्यम से स्पष्ट किया था। उन्होंने कहा था कि क्लोरोप्लास्ट जो झिल्ली है उसके दोनों तरफ एक प्रोटॉन ग्रेडियंट जो है वो बन जाता है, और जिसकी वजह से ATPase एंजाइम जो है वो ATP का संश्लेषण करता है। तो ये हो गया प्रकाश अभिक्रिया के बारे में। अब अगली नेक्स्ट है अप्रकाशिक अभिक्रिया। तो अप्रकाशिक अभिक्रिया वह है जिसमें प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती और बिना प्रकाश के ये क्रिया जो आराम से हो जाती है। अब इस विधि में क्या होता है, इस विधि में प्रकाश क्रिया के उत्पाद ATP, NADPH2 तथा O2 जो होते हैं उनमें से ऑक्सीजन तो विसरण द्वारा बाहर निकल जाती है, और ATP और तथा NADPH2 का CO2 के अपचयन में उपयोग होता है। इसका मतलब अप्रकाशिक अभिक्रिया में CO2 का अपचयन जो है वो मेन है,
इसमें CO2 का अपचयन होता है और CO2 के अपचयन के लिए ATP और NADPH2 का उपयोग होता है जो प्रकाश अभिक्रिया में बने थे। अब ये जो अप्रकाशिक अभिक्रिया इसकी दो विधियां हैं, केल्विन बेंसन चक्र या C3 चक्र और दूसरा है हेथ-स्लेक चक्र या C4 चक्र। अब C3 चक्र क्या है? C3 चक्र की खोज केल्विन बेंसन ने की थी। अब इस चक्र में जो मेन बात है वो है एंजाइम रुबिस्को। एंजाइम रुबिस्को द्वारा CO2 एक 5 कार्बन यौगिक RUDP से जुड़कर 2 अणु PGA बनाता है। तो इसमें प्रथम उत्पाद जो है वो PGA या फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल होता है जो एक 3 कार्बन का होता है, इसलिए इसको C3 चक्र कहते हैं। अब ये रुबिस्को एंजाइम जो है ये प्रकाश श्वसन को भी प्रेरित करता है, तो C3 चक्र में प्रकाश श्वसन की क्रिया भी होती है। अगला है C4 चक्र। C4 चक्र उष्णकटिबंधीय पादपों में होता है और उनमें एक विशेष प्रकार की शारीरिकी होती है जिसे क्रैंच शारीरिकी कहते हैं। अब क्रैंच शारीरिकी क्या है? इसमें जो पर्णमध्योतक हैं, पर्णमध्योतक मतलब मीसोफिल में हरितलवक छोटे तथा ग्रैना विकसित होते हैं, जबकि जो पूल आच्छद या बंडल शीथ जो है उसमें हरितलवक बड़े तथा ग्रैना अनुपस्थित होते हैं। और इसमें CO2 जो है वो PEP या फॉस्फोइनोल पायरुवेट से मिलकर प्रथम उत्पाद OAA या ऑक्सो एसिटिक अम्ल यानी 4 कार्बन युक्त अणु बनाता है। क्योंकि इसमें प्रथम पदार्थ जो है वो 4 कार्बन का है जिसको ऑक्सो एसिटिक अम्ल कहते हैं, इसलिए इसको C4 चक्र कहते हैं। अब थोड़ा विस्तार से हम देख सकते हैं C3 चक्र ये हाथ से बनाया हुआ है। ये इसलिए बनाया है हाथ से ताकि आप जो है उसको याद कर सकें आसानी से और इसी तरह से आप चित्र जो है बना सकें। और ये चित्र जो है काफ़ी सरल है, इसमें ज़्यादा नाम नहीं है याद करने के। अब इसकी शुरुआत होती है रिबुलोज 1,5 बाइफॉस्फेट से। तो रिबुलोज 1,5 बाइफॉस्फेट CO2 से क्रिया करता है जिससे बनता है 3PGA या 3 कार्बन का अणु। अब ये जो क्रिया है ये कहलाती है कार्बोक्सिलेशन। दूसरा है 3PGA जो है इसका फॉस्फोरीकरण होता है जिससे 1,3-डाई PGA बन जाता है। 1,3-डाई PGA का फिर अपचयन होता है और जिससे 3PGAl बनता है और 3PGAl का फिर कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा जो है वापस ये RUBP मोनोफॉस्फेट में बदल जाता है। RUBP मोनोफॉस्फेट का फॉस्फोरीकरण होता है जिससे वापस जो है रिबुलोज 1,5 बाइफॉस्फेट बन जाता है। तो इसमें ज़्यादा नाम नहीं याद करने आपको। एक तो रिबुलोज 1,5 बाइफॉस्फेट, 3PGA, 1,3-डाई PGA, 3PGAl, RUBP मोनोफॉस्फेट और वापस रिबुलोज 1,5 बाइफॉस्फेट। अब पूरे C3 चक्र के 3 जो है वो सब हेडिंग है। पहला है कार्बोक्सिलेशन, दूसरा है अपचयन और तीसरा है पुनरुद्गमन। और इस पूरी क्रिया में 6 CO2 काम आते हैं, 18 ATP काम आते हैं और 12 NADPH2 काम आते हैं और इससे बनता है ग्लूकोज, 18 जो है ADP, 12 NADP और 6 H2O। अब यहाँ पर ये वाला जो स्टेप है ये वाला इंपॉर्टेंट, ये देखिए इसमें जो है 1,3-डाई PGA जो है इससे PGAl बन रहा है। अब PGAl के यहाँ पर जो है 5 अणु यहाँ पर हैं, 1 अणु यहाँ पर है। मतलब 1,3-डाई PGA के जो 6 अणु थे उसमें से 5 तो चक्र में चले जाते हैं और 1 अणु जो है वो PGAl का सुक्रोज और स्टार्च बनाने के काम आ जाता है। तो ये हो गया C3 चक्र के बारे में। अब है C4 चक्र। C4 चक्र को हेथ-स्लेक चक्र भी कहते हैं। अब इसमें जो है 2 प्रकार की कोशिकाएं भाग लेती हैं, एक तो पर्णमध्योतक या मेसोफिल और दूसरा है पूलाच्छद कोशिकाएं या बंडल शीथ सेल। अब कुछ अभिक्रियाएं इसकी पर्णमध्योतक में होती हैं और कुछ अभिक्रिया पूलाच्छद में होती हैं। पर्णमध्योतक में क्या होता है, इसमें CO2 जो है, CO2 को कौन सा अणु सोखता है? PEP, फॉस्फोइनोल पायरुवेट, जो 3 कार्बन का है और ये CO2 से मिलकर एक 4 कार्बन का अणु बनाता है जिसे ऑक्सो एसिटिक अम्ल कहते हैं। अब ये 4 कार्बन का अणु बनने के कारण इसको C4 चक्र कहते हैं। अब ये ऑक्सो एसिटिक अम्ल जो है मैलेट में बदल जाता है। मैलेट में बदलने के बाद ये पूलाच्छद कोशिकाओं में आ जाता है। फिर ये मैलेट से CO2 गैस मुक्त होती है और ये CO2 जो है C3 चक्र के माध्यम से शर्करा या भोजन जो है वो बनाती है। और CO2 निकलने के बाद ये पायरुवेट में बदल जाता है और पायरुवेट जो है वापस जो है वो पर्णमध्योतक में आ जाता है और ये पायरुवेट से जो है वो PEP में बदल जाता है। तो इस तरह से ये चक्र जो है चलता रहता है और इसमें भी आपको ये 5-6 नाम ही याद करने हैं।
और ये उष्णकटिबंधीय पादपों या एक बीजपत्री पादपों में होता है, जैसे गन्ना, मक्का, जौ आदि। और अपना C3 चक्र जो है ये सभी हरे पादपों में, खासकर द्विबीजपत्री जो पादप हैं उनमें होता है। तो आशा करते हैं आपको ये चक्र समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद लास्ट जो है इस पाठ में वो है प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक, जिसमें है CO2 है, प्रकाश है, तापमान है, जल है। तो ये सारे कारक हैं। अब थोड़ा सा इस पाठ को हम इस पाठ से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं उनको फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो पहला पॉइंट है प्रकाश संश्लेषण एक महत्वपूर्ण जैविक क्रिया है जिसमें हरे पौधे सूर्य के प्रकाश व पर्णहरित की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल का उपयोग कर जटिल कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। दूसरा पॉइंट है प्रकाश संश्लेषण क्रिया में क्लोरोफिल मुख्य वर्णक की भांति है, जबकि कैरोटीनॉइड और फाइकोबिलिन्स सहायक वर्णक की तरह कार्य करते हैं। हरित लवक के ग्रैना भाग में प्रकाशिका अभिक्रिया तथा स्ट्रोमा भाग में अप्रकाशिका अभिक्रिया या डार्क रिएक्शन होता है। क्लोरोफिल ए नीले हरे रंग का वर्णक तथा क्लोरोफिल बी पीले हरे रंग का वर्णक होता है। क्लोरोफिल ए का सूत्र याद कर लेना, C55 H72 O5 N4 Mg तथा क्लोरोफिल बी का सूत्र है C55 H70 O6 N4 Mg। तो ये भी कई बार एपिसोड टाइप के प्रश्न में आ जाता है। फिर क्लोरोफिल अणु का जो शीर्ष भाग है वो 4 पायरोल रिंगों का बना होता है या वलय का बना होता है, और इसका पुच्छ भाग जो है उसमें कार्बन की लंबी फाइटोल श्रृंखला पाई जाती है और इसमें मैग्नीशियम आयन भी पाया जाता है। और क्लोरोफिल का निर्माण इसकी पूर्वगामी प्रोटोक्लोरोफिल से होता है जो पीले रंग का पदार्थ है। अगला पॉइंट, यदि पौधों को 680 तरंग दैर्घ्य वाला प्रकाश दिया जाता है तो प्रकाश संश्लेषण की दर बहुत कम हो जाती है। इसे लाल पतन या रेड ड्रॉप कहते हैं। अगला, यदि पौधे को 680 तरंग दैर्घ्य वाले प्रकाश के साथ 680 से कम तरंग दैर्घ्य वाले प्रकाश भी दिया जाए तो लाल पतन का प्रभाव नष्ट हो जाता है और प्रकाश संश्लेषण की दर बढ़ जाती है, जैसे इमर्सन इफेक्ट कहते हैं। C4 पौधों की पत्तियों में विशेष प्रकार की क्रायोजेनिटोमी पाई जाती है। इन पौधों की पत्तियों में सेवन फूल के चारों ओर फूल आच्छादित पाई जाती हैं। इन कोशिकाओं में 2 प्रकार का हरित लवक मिलता है। क्रुसलेसियन अम्ल उपापच्य या सैम जो पात है वो क्रुसलेसी पौधों में मिलता है और इन पौधों को सैम पादप भी कहते हैं। इनके रंध्र जो हैं वो दिन में बंद रहते हैं, रात में खुलते हैं और इसे मैलिक अम्ल बनता है रात में, और दिन के समय मैलिक अम्ल से CO2 गैस मुक्त हो जाती है जो फिर C3 चक्र के माध्यम से खाद्य पदार्थ का निर्माण या ग्लूकोज का निर्माण करती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया लाल प्रकाश में सबसे अधिक तथा हरे प्रकाश में सबसे कम होती है। ब्लैकमैन के अनुसार यदि कोई प्रक्रिया एक से अधिक कारकों द्वारा प्रभावित होती है तो उस प्रक्रिया की दर सबसे कम मात्रा में उपस्थित कारक पर निर्भर करती है। इसे ब्लैकमैन का सीमाकारी कारकों का नियम कहते हैं। तो ये वाला पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है। तो ये हो गया प्रकाश संश्लेषण के बारे में बहुत कुछ। अगर इतना आपने याद कर लिया तो ये आपके लिए सभी एग्जाम्स के लिए आपके बहुत यूज़फुल रहेगा। और इस तरह के आप अगर और वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।